गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। कल जो लोग लिखे थे लास्ट में, उसमें कहीं किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। क्लास में फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बीच में कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर कुछ पूछना है तो बताएं आप। कुछ नहीं पूछना है। ई स्टेट ड्यूटी क्या होता है सर? स्टेट होता है ESTATE। स्टेट मतलब इसकी हिंदी होती है जागीर, संपत्ति, सल्तनत। ठीक है, तो जिसके पास कुछ उस तरीके की संपत्ति होती है, जैसे राजा महाराजाओं से पास ऑन होना, या जागीर मतलब अपने पूर्वजों से जो जो कैरी फॉरवर्ड होता है जो चीज, दैट इज कॉल्ड स्टेट। उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है। कुछ और? Sir, conflict between state and union laws. क्या? Sir, conflict between state and union laws. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मतभेद। Yes, sir, मतभेद ही। तो स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ के बीच में कुछ कुछ मतभेद होता है, कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता Yes, sir, yeah. है, लेकिन ये आर्टिकल 254 में जो मेंशन है सर, तो इसमें जो सर एक्सप्लेन करने को होगा तो हम लोग ये लॉ मतलब मेंशन करेंगे ना, आर्टिकल के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे ना फिर एग्जाम में। कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होता है, सिर्फ फाइनेंशियल रिलेशन जो कि बजट से रिलेटेड जो जो पार्ट है, केवल उसी के ऊपर पढ़ना है। क्योंकि वो पूरा PDF था, मतलब वो पूरा जहाँ से उठाया गया था जिस बुक से, तो वो पूरा वहीं पे था। इसके उसको वो हटाया नहीं गया। तुम लोग के सिलेबस में वो बेसिकली पार्ट फॉर्म नहीं करता है उसका। वो फाइनेंशियल रिलेशन है, बजट का कंपोनेंट्स है, बस यही है। तो ये जो मतलब फाइनेंशियल रिलेशन है आर्टिकल 268 वगैरह, ये सब तो सर रिमेम्बर याद करने वाला है ना सर, पॉइंट है ना। हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा। ये सर क्योंकि मैं लीगल में भी सब। चलो कुछ पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो, जो लास्ट में हम लोग लिख रहे थे उसके आगे। लास्ट में कहाँ पे थे हम लोग? Sir, taxes on capital values of both individual and companies asset. नहीं, हेडिंग क्या था, टॉपिक क्या था, ये किस टॉपिक में था? मतलब जो केवल यूनियन गवर्नमेंट के लिए टैक्स था ना? Yes, sir. पॉइंट नंबर 2 लिखो। टैक्सेस एक्सक्लूसिवली डिजाइन for the states, taxes exclusively designed for the states, और इसको हम लोग लिख सकते हैं और assigned to the states। पहला पॉइंट, succession and state duty in respect of agricultural land,
succession and state duty, ESTATE, succession and state duty in respect of agricultural land इसके पहले अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने लिखा था कि सक्सेशन और स्टेट ड्यूटीज, सक्सेशन एंड स्टेट ड्यूटीज एक्सक्लूडिंग द एग्रीकल्चरल लैंड, देखो यूनियन में क्या था, एक्सक्लूडिंग द एग्रीकल्चरल लैंड था। Yes, sir. Yes, sir. Other than the agricultural. हाँ, अदर देन का मतलब एक्सक्लूडिंग। तो ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चरल लैंड जिस राज्य की वो भूमि होगी, उस भूमि पे राज्य सरकार का ही अधिकार होगा उसके टैक्स और ड्यूटी पे, उसमें सेंट्रल का कोई रोल नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर 2, taxes on vehicles used on roads used on roads, comma, animals, comma, boats, 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 comma, income from land revenue, and stamp duty except on documents included in the union list. Next, included in the union list. Taxes on consumption or sale of electricity. Taxes on consumption and sale of electricity. Next, taxes on goods and passengers carried by road taxes on goods and passengers carried by road or inland water सर फिर से Next. रिपीट कर दीजिएगा सर। टैक्सेस ऑन गुड ऑन taxes on goods and passengers carried by road or inland water उसके बाद लिखो टोल टैक्स उसके बाद लिखो टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स
taxes on land and buildings. हाँ ठीक है, अब और क्या हो सकता है? उसी में लिख लो टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस एंड ट्रेडर्स. टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस एंड ट्रेडर्स. नेक्स्ट पॉइंट है duties on alcoholic liquors. Duties on alcoholic liquors for human consumption. Full stop. उसी में कंटिन्यू करना है. टैक्सेस ऑन ओपियम, OPIMUM, taxes on opium and narcotic drugs. Next है taxes on entry of goods into local areas. Taxes on entry of goods into local areas. Next, entertainment and amusement tax. Entertainment and amusement. मनोरंजन. Amusement मतलब मनोरंजन. Next, taxes on gambling. Taxes on gambling. एक बार पढ़ के देख लो तो सारा पॉइंट्स, कहीं किसी कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें कोई दिक्कत हो रही हो. सर लास्ट वाला क्या बोले? Taxes on gambling. Taxes on gambling. Taxes on gambling. Sir, inland water means? इनलैंड वाटर कहने का मतलब कि जो जल मार्ग नहीं होता है, जल मार्ग, जल मार्ग, इनलैंड In the वाटर, जैसे sea or कैनाल्स वगैरह हो गया. हाँ, कैनाल्स वगैरह हो गया, रिवर्स के थ्रू जो हो गया, उसको कहते हैं. यानी कि जो हम लोग लैंड के बीच में से जो हम लोग वाटर वेज निकालते हैं. तो सर इसमें sea नहीं आएगा? इकोनॉमिक जोन. नहीं नहीं नहीं, सी नहीं आएगा. ओके सर. सर इनलैंड वाटर से ही रिलेटेड है क्या इकोनॉमिक जोन? इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ. सर नहीं पता इसीलिए पूछ रहे हैं. तुम पूछी ना कि इनलैंड वाटर से ही इकोनॉमिक जोन रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक जोन का मतलब तो तुम कहीं वर्ड पढ़ी होगी, तो उसका मतलब क्या है? यस सर वाटर से ही रिलेटेड मैं पढ़ी थी लॉ में ही. उसको नॉटिकल माइल में मतलब कि मेजरमेंट करते हैं, और इकोनॉमिक जोन वो मतलब समुद्री एरिया से ही मतलब सी सरफेस से ही रिलेटेड होता है और इकोनॉमी के ही कॉन्सेप्ट. तो इकोनॉमिक जोन उसी को कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी. किसी यस देश की जो इकोनॉमिक जोन है, किसी देश का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसी को कहते हैं.
उसका इकोनॉमिक, जैसे आप बोले कि डोमेस्टिक टेरिटरी, तो सर वो मतलब सी सरफेस का ना सर, जैसे कि जो तटीय इलाका है वहाँ का हाँ, टेरिटरी। कोई भी तटीय इलाका। अब जैसे पटना है, यहाँ पे स्टेट गंगा जी हैं, या फिर और आप यस देख सर। लीजिए कि मतलब अगर कोई नहर के थ्रू होके, कोई किसी कैनाल के थ्रू होके अगर टैक्सेस लगता है, या गुड्स का टू एंड फ्रो होता है, तो उस पे भी टैक्स लगता है। ओके सर। तो जिस एरिया में वो इनलैंड आता है, जिस स्टेट के दायरे में वो आता है, स्टेट का भी तो बाउंड्री होता है ना, स्टेट का भी अपना क्षेत्र होता है। तो उस क्षेत्र के अंदर जो भी वाटर होगा, जो भी वाटर वेज होगा, जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, वो सब उसका पार्ट फॉर्म करेगा। उस पे जो टैक्स लगता है वो स्टेट के हिस्से में जाता है, उस पे सेंट्रल का कोई रोल नहीं होता। सर यहाँ पे एक वर्ड है नारकोटिक ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स सर। नार्को नहीं, नारकोटिक ड्रग्स इलीगल नहीं होता। नारकोटिक्स को ही हम लोग ड्रग्स कहते हैं, या कोई भी चीज ऐसी जो नशीली पदार्थ, जो नशीला जो ड्रग्स होता है, उसको कहते हैं नारकोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर वो किसी के पास लाइसेंस है, ऐसे तो लाइसेंस होता नहीं है जनरली, बहुत मेहनत से उसके लिए लाइसेंस मिलता है। तो अगर वो लाइसेंस्ड बिजनेस अगर है, तो उसके थ्रू जो काम होता है, जो भी टैक्सेस कलेक्ट होता है, वो सब उसी का पार्ट फॉर्म करेगा। स्टेट, जिस स्टेट में काम हो रहा है उस स्टेट में जाएगा वो। ओके सर। सर टैक्स से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट है और जो भी शेड्यूल में मेंशन है, वो हम लोग को पर्टिकुलरली वैसे नहीं मतलब याद करना है सर, डायरेक्टली बस टैक्स कौन नहीं को नहीं नहीं किस नहीं, किस चीजें पे लगता है, हाँ बस यही। हाँ, बस वही रिलेशन है। वो ज्यादातर लीगल का टॉपिक हो गया ना सर, अमेंडमेंट या फिर जो भी हाँ इनेक्ट जब हुआ बिल्कुल। है। ओके सर। नेक्स्ट लिखिएगा। एक नया हेडिंग है, तीसरा हेडिंग है, टैक्सेस लेवीड बाय द यूनियन, टैक्सेस लेवीड बाय द यूनियन but to be collected and apportioned by the states, but to be collected and apportioned by the states। इस लाइन का मतलब ही पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस Apportion बोले जो सर। चार्ज, सर सर कलेक्टेड हाँ बोलो बोलो, So collected कलेक्टेड and एंड अपोर्शनड भी कह सकते हैं, या अप्रोप्रिएटेड भी कह सकते हैं, दोनों ही वर्ड यूज हो सकता है। अप्रोप्रिएटेड ही लिख लो, अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि केंद्र के द्वारा टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेवी कौन कर रहा है? लेवी इज बीइंग डन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, बाय द सेंटर, बट द कलेक्शन इज टू बी मेड बाय द स्टेट्स। कलेक्शन कौन का है? स्टेट्स कलेक्शन कर रहा है, लेकिन केवल वो कलेक्शन ही नहीं कर रहा, बल्कि उसको एप्रोप्रिएट भी कर रहा है, मतलब उसको बांट भी रहा है। स्टेट्स के बीच में उसको हिस्से में बंटवारा किया जाएगा। लिखिएगा पहला इसके अंतर्गत नंबर 1, टैक्सेस ऑन luxuries and bettings, taxes on luxuries and bettings, BETTINGS, bettings। नेक्स्ट लिखिएगा,
taxes on bill of lading, bill of lading, LADING, bill of lading, comma, letter of credit, etc. Next, stamp duties on bills of exchange, stamp duties on bills of exchange, checks and promissory notes, checks and promissory notes. Next, Sir, checks and excise duty, promissory notes, promissory, PROMISSORY, promissory notes. Next है excise duty on medicinal comma या medicinal preparations कर देना, medicinal preparations, medicinal preparations. Next, point number 4 लिखिएगा, taxes levied and collected by the union, taxes levied and collected by the union but assigned to the state, क्या मतलब हुआ? लेवी भी करता है सेंट्रल, कलेक्ट भी करता है सेंट्रल, लेकिन दे देता है किसको? स्टेट को. लिखिए पहला, ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी other than agricultural land, other than agricultural land. Point number 2, taxes on railway, freight and fares, freight, FREIGHT, freight and fares. देखिए फ्रेट एंड फेयर में फर्क है. फ्रेट जो है वो कार्गो ढोने के लिए यूज में आता है, जो गुड्स है उसको कैरी करने के लिए ये टर्म यूज आता है फ्रेट, माल ढुलाई. और फेयर्स मतलब क्या होता है? जब हम लोग पैसेंजर ट्रैवलिंग के ऊपर बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग कहते हैं फेयर्स. तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेट एंड फेयर. पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, taxes on transaction in stock exchanges, taxes on transactions in stock exchanges, taxes on transactions in stock exchanges. Next लिखिएगा, taxes on sale and purchase of newspapers, sale and purchase of newspapers, and on advertisements published therein,
and on advertisements published therein. नेक्स्ट लिखिएगा, पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ हेडिंग है, taxes levied and collected by the union, taxes levied and collected by the union, but shared with the state, but shared with the state. पहला पॉइंट, the taxes include tax on, या इसमें पहला पॉइंट छोड़ दो, लिखो ऐसे डायरेक्ट, इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, दूसरा excise duties other than, excise duties other than that levied on medicinal, levied on medicinal and toilet preparation, medicinal and toilet preparation. अब नीचे में स्टार मार्क देके लिखिएगा, the proportion of sharing, the proportion of sharing is to be decided by the parliament. सरकार भी नहीं तय कर सकती, सीधा कौन तय करेगा? पार्लियामेंट तय करेगी कि भाई सेंटर और स्टेट में जो ये भी कलेक्शन हुआ है, ये जो जितना भी रेवेन्यू हुआ है उसका पोर्शन क्या होना चाहिए, स्टेट को बराबर मिलना चाहिए। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखिएगा, इन द फाइनेंशियल फील्ड, in the financial field, comma, या इसको ऐसे लिखो, हटा दो उसको, इन द फाइनेंशियल फील्ड जो लिखे उसको काट के लिखिएगा, द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CAG, नाम पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा, CAG, कैग, कंट्रोलर की स्पेलिंग में लिख दूं LLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, the office of controller and auditor general of India
has been established comma who is appointed by the President of India. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसका अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, कोई प्रधानमंत्री कोई कुछ नहीं। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति या उसका अपॉइंटमेंट सीधा प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। फुल स्टॉप देके लिखिएगा। लाइक सर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना सर? सर ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ना सीएजी? हाँ होता ही है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। नेक्स्ट लिखिएगा, ही कैन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स, he can direct the state governments to keep their accounts in a particular manner, and the states are duty bound मतलब करना ही पड़ेगा, duty bound to obey his instructions, are duty bound to obey his instructions. फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, while issuing such orders, the CAG need not consult the state governments। मतलब ऐसे आदेश को देने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को किसी भी राज्य सरकार से अनुमति या उससे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करे, उस तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाना चाहिए। और जब एक बार सीएजी के ऑफिस से ऑर्डर आ गया तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसको डिनाई नहीं कर सकती। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ये इंश्योर करना है कि सीएजी ऑफिस से जिस भी तरीके से, जिस भी पैटर्न से, जिस भी प्रोसीजर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी दी गई है या हिदायत दी गई है, उसको फॉलो किया जाए। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अब एक नेक्स्ट टॉपिक है लेकिन टाइम नहीं है, अब उसमें हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे, और फाइनेंस कमीशन भी आप लोगों को पढ़ना है ना। देखो तो उसमें हेलो खुशी, आर यू यस सर, लिसनिंग? पढ़ना है। यस सर, फाइनेंस कमीशन है दिया हुआ। और क्या है? So financial administration. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। चलो ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में अब जो बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? रोल नंबर 19, इज इट डन? Yes, sir. ठीक, ओके।
ठीक है, थैंक यू क्लास। और जो जो हम लोग लिखे हैं उसमें देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, Okay, sir. Okay, Yes, Okay, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।